Now, myself, Manish Arora, faculty member and convener of Ministry of Education and Innovation Cell Institution Innovation Council in the Department of Applied Art, Faculty of Visual Art, BHU Varanasi. And this program is running with the NISBAT and Design Innovation Center, Banaras Hindu University, in collaboration with. आज मैं आप लोगों के सामने बात करने वाला हूं कि इंटरप्रेन्योरशिप होता क्या है और इससे रिलेटेड हम जो काम करते हैं, जो इन शब्दों को सुन रहे हैं, जो बातें कर रहे हैं, इसके तौर तरीके क्या होते हैं और इस पे किस तरीके से काम किया जाता है। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, होपफुली आपको स्क्रीन मेरी परफेक्टली शेयर हो रही है। बोलिए, स्क्रीन शेयर हो रही है? यस सर। यस सर। ओके ओके ओके। तो आज मैं बात करने वाला हूं कि आखिरकार ये एंटरप्रेन्योर होता क्या है ना, ये कैसे काम करते हैं, ये शब्द क्या है और इसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं कि स्किल इसमें क्या होती है, एटीट्यूड क्या होता है, बिहेवियर डेवलपमेंट क्या होता है। इन सारी चीज़ों को लेके हम आज थोड़ा सा आप लोगों के साथ कुछ अपनी बातें कहेंगे और आपको जहाँ कहीं भी मन में आए भी आप सुनने समझने के लिए तैयार हैं और आप जो भी कुछ पूछना चाहें, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरे बारे में जैसा मैंने बताया, ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो एंटरप्रेन्योर होता है, इसका मतलब होता है कि एक जिसके अंदर एक ऐसा लगन हो, जो ऐसा काम कर सके, जो एक नए तरीके के बिजनेस के बारे में सोच सके, जिसके अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, जिसका मैंने एक बहुत सारी एक करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, जिसका मैंने आगे जिक्र किया और थोड़ा डिटेल में भी अंदर भी करूंगा। और जब हम किसी भी चीज़ को समझते हैं तो उसके रिकग्निशन के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि हमारी बुकिस डिफिनीशन क्या है, किताबी जो ज्ञान की भाषा है, परिभाषा है, वो क्या है, क्योंकि हम उन्हीं सब के बेसिस पे किसी भी चीज़ को रिकॉग्नाइज करके आगे बढ़ते हैं। तो ये बेसिकली है एक फ्रेंच वर्ड है एंटरप्रेन्योर, जिसका मतलब होता है टू अंडरटेक, मतलब कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं कि नहीं ले सकते बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में। तो ओवरऑल मीनिंग ये है कि एक बिजनेस कैसे स्टार्ट किया जाएगा, इसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। और आपने अभी तक सोच लिया होगा, समझ लिया होगा या देख लिया होगा, अभी तक जो बहुत सारे पिछले लेक्चर या सीरीज हुए हैं, उन सब का मेन मकसद ये रहा है कि हम जो काम आपको कर रहे हैं, बता रहे हैं या दिखा रहे हैं या सुना रहे हैं, या जो भी अभी तक लेक्चर या डिमॉन्स्ट्रेशन चल रहा है, वो सब इनोवेशन के एक पैरामीटर को फुलफिल करने के लिए हो रहा है कि आप सब पार्टिसिपेंट्स को ये बहुत अच्छे से पता चले कि जो इनोवेशन होता है वो क्या होता है, उसकी ज़रूरत क्या है, आपके सोचने समझने की जो शक्ति है वो कैसे बढ़नी चाहिए और उससे आपका क्या फ़ायदा या नुकसान हो सकता है ना। इन सारे डायमेंशन को सोच के एक अवेयरनेस प्रोग्राम की तरह हम लोग इस पूरे सीरीज को चला रहे हैं। और ये कुछ मैंडेटरी पार्ट भी है कि भाई इस काम को करना जरूरी है अगर हम इंस्टीट्यूशन इनोवेशन काउंसिल बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में चलाते हैं। तो आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो टोटली बिजनेस से रिलेटेड है कि आखिरकार बिजनेस कैसे होगा, क्या होगा, कैसे काम करेंगे और जो लोग इस काम को करते हैं उनको क्या कहते हैं। तो एक बहुत बड़े स्कॉलर और ऑस्ट्रिया के इकोनॉमिस्ट रहे हैं जोसेफ कंप्यूटर, तो जिन्होंने ये बताया है कि उन्होंने बताया है कि जो एंटरप्रेन्योर होते हैं उनके अंदर या जो इनोवेशन करने की जो उनकी क्षमता होती है, उनमें किन चीज़ों का मेजर रोल होता है। तो उसमें चार चीज़ें मेजर होती हैं। वन इज़ द न्यू प्रोडक्ट एंड सेकेंड वन इज़ द न्यू प्रोडक्ट मेथड्स एंड थर्ड वन इज़ द न्यू मार्केट एंड न्यू फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सारी चीज़ों की क्वालिटी होनी चाहिए। न्यू न्यू से ये समझिए कि आप दुनिया में किस तरीके से अपना काम कर रहे हैं या जो आप काम कर रहे हैं उसमें क्या ऐसी अनोखी चीज़ है कि लोग आपको पसंद करें। तो आप अपने आसपास के बहुत सारे जो एक्सपीरियंसेस हैं इस चीज़ से रिलेटेड, बिजनेस मॉडल से रिलेटेड, हम लोग बहुत कुछ दो चार होते रहते हैं। कुछ बहुत बड़े बड़े टाइकून हैं इस फील्ड में, कुछ छोटे हैं, कुछ मिडिल क्लास के हैं, कुछ मतलब लोकल लेवल के हैं। बहुत सारे लोग इस तरीके के काम को करते रहते हैं। तो कंफ्यूजन भी होता है कि भाई आखिरकार इनमें और बाकी सब में अंतर क्या है। बिजनेस तो सभी आदमी कर रहा है, एक परचून की दुकान वाला भी कर रहा है, एक आइसक्रीम बेचने वाला भी कर रहा है और एक जनरल स्टोर वाला भी कर रहा है, एक बुक शॉप वाला भी कर रहा है। तो आखिरकार क्यों, क्या ऐसी वो जरूरत या दिक्कत होती है कि हम ऐसा कुछ करें। तो इसमें जो सबसे ज्यादा मेजर इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती नहीं, थोड़ी देर बाद।
तो वो चीजें होती हैं कि तरक्की कैसे होगी, और जो इसका पूरा, माफी चाहूंगा बीच बीच में डिस्टरबेंस इसलिए होता है कि हम लोग एक एकेडमिक फोरम में काम करते हैं और बहुत सारी चीजें उस दौरान चलती भी रहती हैं, तो पहले से ही आप सबको सॉरी। और इंटरप्रेन्योरशिप वर्सेस स्मॉल बिजनेस के मॉडल में ये एक चीज होती है जहां पर कि हम ये सोचते हैं कि आखिरकार हमको समझ में आता है कि एक छोटा बिजनेस होता क्या है, एक बड़ा बिजनेस क्या होता है, एंटरप्रेन्योर क्या होता है। जब सब कुछ बिजनेस जैसा ही है तो फिर तो दुकान खोल के कहीं भी हम बैठेंगे, किसी भी तरीके की बैठेंगे, वो सब चलेंगी ही, और इतने सालों से चल भी रहे हैं बड़े बड़े बिजनेस। आप देख लीजिए अपने शहर के, मोहल्ले के, जहाँ कहीं भी हम आप रहते हैं, वहाँ बहुत सारी चीजें इस तरीके की होती हैं। तो जब हम एंटरप्रेन्योरशिप के मसले पे आते हैं, तो उसका जो डिफ्रेंसिएशन है कि आखिरकार वो कैसे अलग होता है, तो उसके लिए तीन चार चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं। नॉर्मली किसी भी इस तरीके के बिजनेस मॉडल में जहाँ कहीं पैसे का इन्वॉल्वमेंट होता है, टाइम है, स्किल है, लाइफ एक्सपीरियंस है, इन सब चीजों का होता है, तो उसमें चार चीजें मेन होती हैं। पहला होता है अमाउंट ऑफ वेल्थ क्रिएशन। आप कितना बड़ा अमाउंट या कितना बड़ा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। देन स्पीड ऑफ वेल्थ क्रिएशन, उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए। रिस्क, और फिर उसमें क्या आप नयापन करते हैं। तो जो स्मॉल बिजनेस होता है, आप उसमें बहुत ज्यादा इन सारी चीजों का काम नहीं देखते। अगर होता भी है तो एक सर्टेन टाइम फ्रेम के लिए होता है, एक लॉन्ग टर्म में नहीं होती हैं वो चीजें। इसलिए स्मॉल बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप में एक ये दिक्कत होती है। तो अमाउंट ऑफ वेल्थ क्रिएशन क्या होता है कि हमारा बिजनेस है, हमको बिजनेस करना है, हमको पैसे बनाने हैं, पैसे कमाना है, हमको एक टीम बनानी है, हमारे मल्टी सिटी ऑफिस होने चाहिए, रिटेल चेन होनी चाहिए, मल्टी कंट्री ऑफिस होने चाहिए, एक मल्टीनेशनल कंपनी होनी चाहिए। इस तरीके की जो बड़ी सोच होती है, वो एंटरप्रेन्योरशिप या एंटरप्रेन्योर बनने की ओर आपको आकर्षित करती है, और आप तब जाके सोचते हैं कि हाँ अच्छा मुझे ये काम करना चाहिए। तो उसका जो सबसे बड़ा मकसद होता है कि एक सर्टेन टाइम फ्रेम के बाद आपकी जो वेल्थ वेल्थ मतलब कि जो आपके कंपनी की टर्नओवर है, कमाई है, प्रॉफिट है, ये सब चीजें वो डॉलर्स में हो, करोड़ों में हो, यूरो में हो, इंडियन रुपीस में हो, जो भी कुछ उस समय की डिमांड होती है, उस तरीके से हो। आपके कंपनी के शेयर लिस्टेड हो शेयर मार्केट में, और इस तरीके का जो एक बिजनेस का बिल्कुल ऊपर वाला डायमेंशन है, हम वहां तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। फिर जो चीज अलग करती है स्मॉल बिजनेस और एंटरप्रेन्योर को, तो देखिए स्मॉल बिजनेस ऐसा नहीं सोचता है कि मेरा मल्टी सिटी में ऑफिस हो, मैं मल्टीनेशनल कंपनी बन जाऊं, मेरे पास बहुत डॉलरों में पैसा, वो नहीं सोच पाता है, क्योंकि उसकी सोच उस लोकल दायरे तक फिक्स रहती। तो एंटरप्रेन्योर और स्मॉल बिजनेस में ये एक अंतर होता है, वो अपनी उस तरीके की डिमांड को पूरी करता रहता है। और स्पीड ऑफ वेल्थ क्रिएशन का क्या होता है, हम एक टाइम बाउंड फ्रेमवर्क में चलते हैं, 3 साल, 5 साल, 10 साल में हमारी कंपनी का टर्नओवर इतने करोड़ हो जाएगा, इतना डॉलर हो जाएगा, इतने ऑफिसेज हो जाएंगे, तो एक सर्टेन टारगेट फिक्स रहता है। और स्मॉल बिजनेस तो अपनी रेगुलर की जिंदगी जीता रहता है, सुबह जाना है, दुकान खोलनी है, काम करना है, जो सामान आ जा रहा है उसको सेल कर देना, और अपनी खुशी वाली जिंदगी, सब खुश रहते हैं। अब खुशी इसमें भी मिलती है लोगों को, तो इसके लिए जो जो चीज आपके अंदर होनी चाहिए वो मैं समझाने का प्रयास करूंगा, आज आपको वही कर रहा हूँ। और तीसरी सबसे जबरदस्त चीज होती है रिस्क लेना। तो स्मॉल बिजनेस में रिस्क बहुत नॉमिनल लेवल पे लिए जाते हैं, और यहाँ जस्ट अपोजिट है, 100% रिस्क ओरिएंटेड काम आप करेंगे तो ही सक्सेसफुल होने के चांसेस हैं। और जब आप 100% रिस्क ओरिएंटेड काम करने जाते हैं तो उसमें 100% चांसेस अनसक्सेसफुल होने के होते हैं। लेकिन यही क्राइटेरिया है, जब आप लगातार ऐसे प्रयास कुछ करते रहते हैं तभी कुछ नया करके आ पाते हैं, तभी कुछ अलग करके आ पाते हैं। एक बहुत फेमस कहावत भी है, और रिसेंटली मैं अभी मूवी एक देख रहा था जिसमें थॉमस एल्वा एडिशन के क्रिएशंस के ऊपर थी। और अभी रिसेंटली आप लोग भी देखिएगा कि एक एंटरप्रेन्योरशिप या एक इस तरीके के मोटिवेशन हमको कैसे मिलते हैं। एक प्लेटफॉर्म है ओटीटी पे, उस पर बहुत बढ़िया हमारे इंडियन दो साइंटिस्टों के ऊपर पिक्चर आई है, होमी जहांगीर भाभा जी, और जो एटॉमिक एनर्जी इंडिया के पूरे जनक थे, और विक्रम साराभाई जी, जिन्होंने बहुत कुछ मल्टी डायमेंशनल लेवल पे काम किया, अहमदाबाद में टेक्सटाइल इंडस्ट्री का पूरा रिवाइव किया, और साथ ही साथ इसरो जैसा एक ऑर्गेनाइजेशन शुरू किया। तो कहने का ये मतलब है कि रिस्क लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, जानबूझ के नहीं, सोची समझी थी रणनीति के तहत रिस्क लिया जाता है कि अगर मैं ये काम करूंगा तो इसके ये इफ बट होंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है कि आप जबरदस्ती गए और जाके कहीं कूद गए बिना मतलब के लिए, पैसे बर्बाद किए गए। इस बात का ध्यान रखना होगा कि मनोज, दरवाजा बंद रखो। इस बात का, सॉरी बगल में कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है इसलिए कुछ आवाज आ रही होगी।
इस बात का ध्यान रखना होता है कि रिस्क जो होता है वो एक सोची समझी रणनीति के तहत लिया जाता है, जानबूझ के नहीं लिया जाता है। अगर आप देखिए बहुत सारे लोग बाइकिंग आइकिंग करते समय रिस्क लेते हैं, स्पीड कार होती हैं, तो उन सब एक ट्रेंड लोग होते हैं, तो रिस्क वैसे जगह पे लिया जाता है। फिर सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है कि मतलब ये सारे जरूरी पैरामीटर है, इसमें से एक पैरामीटर ये भी कहता है कि भाई आखिरकार जब आप ये काम करने जा रहे हैं और इस तरीके के काम हो रहे हैं, इस तरीके की चीजें हो रही हैं, तो वो अलग कैसे है, वो दुनिया में अजूबा कैसे है, वो क्यों हम उसको लें। बहुत सारी बातें होती हैं, हम क्यों लें। आपके पास मैकडोनल्ड भी है, बर्गर भी है, पिज्जा हट भी है, बर्गर किंग भी है, बनारस आइए तो लोकल टेस्ट किंग भी है, बहुत सारी चीजें क्यों जाते हैं लोग। उनके यहाँ कुछ वैसी नई अलग तरीके की चीजें हैं जो दूसरे में नहीं मिलती हैं। तो ये तो फूड की बात हो गई। इसी तरीके से बहुत हर सेक्टर में आप देख लीजिए, हर सेक्टर में, चाहे वो बाइक हो, चाहे ऑटोमोबाइल हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे एफएमसीजी हो, सभी जगह इस तरीके की चीजें मिलती हैं। तो एंटरप्रेन्योर का मतलब होता है कि एक ऐसा सज्जन या एक ऐसा रिस्क लेने वाला ह्यूमन बीइंग जो बहुत सारी चीजों को एक साथ लेके चल सकता है, उसके अंदर बहुत सारी कैपेबिलिटीज होनी चाहिए और एक मैनेजेरियल पावर भी होनी चाहिए जिससे बहुत सारी चीजों को वो आराम से मैनेज करे, स्टैब्लिश करे, ऑपरेट करे और एक बिजनेस मॉडल को सेल्फ सस्टेन बेसिस पे बनाए। तो फिर बहुत सारी फंडिंग भी होती है, गवर्नमेंट भी आती है, बहुत कुछ आते रहते हैं। तो अगर हम इसके एक और डिफिनीशन पे जाते हैं, एक फ्रेंच इकोनॉमिस्ट हैं जेबी से, तो वो कहते हैं कि जो ये इकोनॉमिक शिफ्ट होता है रिसोर्स का, कहने का मतलब है कि एक लो प्रोडक्टिविटी एरिया को अगर हम हायर प्रोडक्टिविटी एरिया बना देते हैं, जहां पर डिमांड कम थी या जहां पर डिमांड नहीं थी, वहां पे एकाएक डिमांड ज्यादा आने लगे और उसको पब्लिक यूज करने लगे, तो वो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर होने की बातें हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक बातें आपको समझ में आई होंगी। एम आई राइट? Sir. Yes, बोलिए। sir. ठीक है, टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर में हम आते हैं। देखिए, आप सब बच्चों को सिर्फ इसलिए ये लेक्चर या सीरीज या इस तरीके की चीजें नहीं कराई जा रही हैं कि आप आइए और खाली सुनिए समझिए। मैं चाहता हूं कि इसको ध्यान से सुनिए, समझिए, और इससे रिलेटेड जो और एक्टिविटीज इस फोरम पे, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के दूसरे फोरम पे, भारत सरकार के बहुत बड़े फोरम पे होती रहती है, हम सब लोग इन्फॉर्मेशन आपके ग्रुप्स में भेजते रहते हैं, उनमें एक्टिवली पार्टिसिपेट किया कीजिए अपने रेगुलर असाइनमेंट्स के अलावा, जो भी आपकी पढ़ाई लिखाई चल रही है उसके अलावा। तो एंटरप्रेन्योर को हम दो तरीके से बांट सकते हैं। एक वो होता है जो टाइप ऑफ बिजनेस होता है, और एक वो होता है जो यूज ऑफ टेक्नोलॉजी होता है। तो टाइप ऑफ बिजनेस में हम मानते हैं एक बिजनेस चलाने वाला एंटरप्रेन्योर होना चाहिए, ट्रेडिंग बिजनेस करने वाला होना चाहिए। ट्रेडिंग मतलब कि जो शेयर मार्केट वगैरह में इस तरीके के काम करते हैं। इंडस्ट्रियल बिजनेस होना चाहिए, जो बड़े बड़े अपनी फैक्ट्रीज वगैरह लगाते हैं। जैसे आप देख लीजिए हर शहर में लगभग स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होंगी या इंडस्ट्रीज होंगी नॉर्मल बड़ी बड़ी। तो उस तरीके के जो उद्योग लगाते हैं, औद्योगिक, इन सब औद्योगिक घराने भी होते हैं। कॉर्पोरेट इंटरप्रेन्योर भी वही हो गया। जैसे जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं उनको हम कॉर्पोरेट कल्चर बोलते हैं। और एग्रीकल्चरल इंटरप्रेन्योर भी हो गया, जो एग्रीकल्चर के बिजनेस में आगे बढ़ रहे हैं। साथ में यूज ऑफ टेक्नोलॉजी के थ्रू भी एंटरप्रेन्योर तैयार होते हैं, वो टेक्निकल एंटरप्रेन्योर होते हैं, नॉन टेक्निकल एंटरप्रेन्योर होते हैं, देन प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर होते हैं। तो इस तरीके की कई सारी और भी कैटेगरी होती है। मैं कुछ बेसिक्स के ऊपर फोकस कर रहा हूँ कि हम जब इस तरीके की चीजों में काम करते हैं तो हमारा फोकस होना चाहिए कि हम कहाँ काम करेंगे, कैसे काम करेंगे, किसके लिए काम करेंगे, हमारा डोमेन कौन सा होगा, सब डोमेन कौन सा होगा, है ना, माइक्रो लेवल पे क्या चीजें होंगी, बहुत कुछ सोचना समझना पड़ता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि इनोवेशन, स्टार्टअप, इंक्यूबेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, इट इज नॉट ए ब्रेड एंड बटर ऑफ एवरीवन। इसमें से होगा क्या कि मैं आप कई सारे लोगों को मैं देख रहा हूँ कि करीब 50 के बच्चे ऑन एवरेज इस पूरे कार्यक्रम में नॉर्मली रहते हैं, और आप में से अगर एक बच्चा भी हम लोगों के इस पूरे 25-50 कार्यक्रम को कराने के बाद सक्सीड होके कहीं पहुंच जाता है, तो वो हमारा सक्सेस रेशियो है। अगर 1% भी सक्सेस रेशियो इस काम में होता है तो वो बहुत माइलस्टोन माना जाता है। और पिछले 3-4 साल से जो ये प्रोग्राम चल रहे हैं, तो उस दौरान हम लोगों ने कई अच्छे अच्छे माइलस्टोन किए, कभी उनके बारे में भी बताएंगे। इसके अलावा एंटरप्रेन्योर के अंदर दो चीजें और होनी चाहिए, ग्रोथ की एक भूख होनी चाहिए और साथ ही साथ मोटिवेशन। इस कैटेगरी में भी लोग होते हैं, प्योर एंटरप्रेन्योर होते हैं, एक इंड्यूस्ड एंटरप्रेन्योर होते हैं, एक मोटिवेटेड एंटरप्रेन्योर होते हैं, और एक स्पॉन्टेनियस की मतलब गए क्विक से काम किया और निकल आए, एकाएक हो गए, फिर बाद में वो सक्सीड हो जाते हैं। ग्रोथ और सुपर ग्रोथ एंटरप्रेन्योर होते हैं, जो
इस तरीके के काम को करते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा सक्सीड हो जाते हैं, वो बड़े लेवल पे जाके काम कर पाते हैं। माफ़ी चाहूँगा। अब हम आ जाते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर कि आखिरकार एक एंटरप्रेन्योर के अंदर किस किस तरीके का चारित्रिक विकास होना चाहिए और वो चीज़ों को कैसे समझेगा और काम करेगा। तो अगर आप देखिए एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी रही हैं, टीवी होस्ट रही हैं, यूएस की रही हैं, वर्ल्ड रिनोन्ड है, ओफ्रा विनफ्रे। इनका कहना है कि हम जब भी कोई काम करते हैं तो जहाँ पर भी होते हैं उसमें हमारा बिलीवनेस बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि आई विल डू इट, या मैं कर लूंगा। तो जब ये मैसेज आप अपने अंदर फील कि हाँ मैं कर लूंगा, मेरे से हो जाएगा और मैं करूंगा, ये कॉन्फिडेंस जब आपके अंदर आता है तो फिर आप दुनिया में कोई भी काम कर सकते हैं, आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने की ओर आगे बढ़ सकते हैं। तो ये कुछ जरूरी चीजें होती हैं हम लोगों को बताते समय कि भाई आखिरकार किसी और ने क्या कहा है, किसी फेमस पर्सनालिटी ने क्या कहा है, थोड़ा सा उससे आप लोगों को अच्छा लगता है और ये अपने एक्सपीरियंस से भी हम लोग निकाल के आपको बताते हैं। और दूसरा करेक्टरिस्टिक सबसे ज्यादा जरूरी जो पहले लेवल पे होता है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी को कैच करना, मैं अगर बहुत जनरल भाषा में बोलूँ तो मौके पर चौका मारना। तो अगर आपको लगता है कि जो अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है उस अपॉर्चुनिटी में अगर आप कोई काम करना चाहते हैं और उस काम को करने का आपको मौका मिला तो तुरंत कैच कर लेना चाहिए। तो इस समय पिछले लगभग 7-8 साल से भारत सरकार बहुत सोची समझी रणनीति के तहत इनोवेशन जैसे सेक्टर को बहुत बैकअप दे रही है, बूस्ट कर रही है। एक पॉलिटिकल विल पावर है जो कहता है कि भाई इनोवेशन में बढ़ावा होना चाहिए और उसके लिए हर सेक्टर को उसमें इन्वॉल्व करना चाहिए। और एजुकेशन सेक्टर को मेनली इन्वॉल्व किया गया तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आप सबके सामने है। वरना आप सब अपने जिस भी रेगुलर कोर्स में 3 साल 4 साल 2 साल 5 साल में पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ के निकल जाते। अब बहुतों को रेगुलर जॉब मिलती, बहुत कुछ अपने छोटे मोटे जॉब करते और लाइफ सेटल रहती। लेकिन इसके थ्रू ये हो रहा है कि आप की लाइफ तो अच्छी बनेगी बनेगी, आप दूसरों की लाइफ भी अच्छी बना सकते हैं। तो बहुत कुछ ऐसा इस समय पूरे देश में हो रहा है, कहीं ना कहीं आप रोज ही कुछ ना कुछ सुनते रहते हैं। न्यूज़पेपर ऐसी चीज हो गई है जो रोज किसी न किसी एक छोटे मोटे इनोवेशन और इन सारी चीजों के बारे में आपको बताती रहती है, अगर आप ध्यान से देखिए। तो अपॉर्चुनिटी को पकड़ लेना और उस पे काम करना, उस सोच पे काम करना, वो ज्यादा जरूरी है। जैसे आपके मन में कोई अभी आइडिया आ रहा हो, उसको लिखिए, उसको सोचिए, उसको फ्रूटफुल कीजिए। अभी हम रिसेंटली विद इन अ वीक एक आइडिया कंपटीशन लेके आने जा रहे हैं जिसमें आप सब अपने अपने आइडियाज को बहुत अच्छे से पिच करेंगे और फिर हम उसको फॉर्मुलेट करेंगे। तो अगर आपके आइडियाज अच्छे रहेंगे तो उसमें पैसे वगैरह सब कुछ मिलेंगे। ये सब चीजें होगा। और दूसरा ये है कि एक इंडिपेंडेंस सोच होनी चाहिए ना, एक स्वतंत्र विचारधारा भी होनी चाहिए। तो एक एक स्वतंत्र सोच अगर आपके अंदर होती है और आप उन सारी चीजों के बारे में सोचते हैं, आपका लॉस क्या होगा, प्रॉफिट क्या होगा, लाइफ कैसे अच्छे से जिएंगे, और हम अपने साथ साथ और लोगों की लाइफ कैसे अच्छे करेंगे, अपने आसपास की सोसाइटी को कैसे अच्छा करेंगे, हमारे जो बिजनेस की रिक्वायरमेंट है हम उसको कैसे फुलफिल कर, आप अगर अपनी सोच लेके आगे बढ़ते हैं और उसके साथ बहुत सारी लोगों की टीम बनाते हैं तो फिर वो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होता है और ज्यादा अच्छे से काम करता है। आ, किसी भी फील्ड के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके अंदर वो लगन, मेहनत और एक भूख होनी चाहिए जो ये बताए कि हाँ भाई हम इस काम को करना चाहते हैं, हम इस काम को करेंगे। और ये जो भूख होती है ना हार्ड वर्क की, कड़ी मेहनत की, वो ही इसका नतीजा लाती है। मतलब आप जैसे कि आप अगर अपना बिजनेस इस तरीके का एंटरप्रेन्योर शुरू कर रहे हैं तो आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, आपका विजन क्लियर होना चाहिए, फोकस होना चाहिए आपका, आपकी टीम में अच्छे अच्छे लोग होने चाहिए। तो ये सब काम आपको करना पड़ेगा। तो इसके लिए एज ए इंडिविजुअल आपको बहुत हार्ड वर्क की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा बहुत ज्यादा जरूरी है किसी भी काम में और इस काम में भी स्पेशली कि आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जैसे अभी ऊपर उन्होंने विनफ्रे जी ने कहा है, तो अगर आपके अंदर इस तरीके का कॉन्फिडेंस होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है कि आई विल डू इट, मैं कर सकता हूं या मैं कर सकती हूँ, अगर इस तरीके के काम
को आप सोचते हैं, समझते हैं और उस पे प्रयास करते हैं, तो श्योरली आप सक्सेसफुल होंगे और आपके अंदर वो एक इस कलाकारी आ जाएगी जो इसकी होती है। और ठीक, और इसके अलावा जो एक और ज़रूरी चीज़ होती है वो है सब सभी सेक्टर्स में होती है। हम आप एक डिसिप्लिन में हैं तभी आमने-सामने बैठे हैं। तो वो होती है एक डिसिप्लिन, जिसमें एक नियम कायदा कानून होता है, टाइम बाउंड समय के अंदर काम होना चाहिए और उस काम के अंदर वो सारी चीज़ें होनी चाहिए जिससे किसी तरीके की दिक्कत ना हो। इन सारी चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा जब आप इतने सारे काम कर रहे हैं, आपके अंदर इतने सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हो रहे हैं, इतने सारे स्किल्स निकल के आ रहे हैं, तो आपको आपका जो जजमेंट करने का पावर है ना, या मैंने कह दिया बस हो गया, मतलब मैंने मान लिया और मेरे को इतना कॉन्फिडेंस है कि हम जो अपना मेरा इकोनॉमिक गोल है, जो मैं काम करना चाहता हूँ, जो मेरी टीम है जिसको मैं लीड कर रहा हूँ, वो सारी चीज़ें हमारे जो बिजनेस में प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको सॉल्व करने में आगे बढ़ेंगी और आगे काम आएंगी। तो ये जो जजमेंट वाली होती है ना, किस समय क्या कौन सा कैसे डिसीजन लेना है जिससे कंपनी के जो पूरा फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट है या कंटेम्परेरी टाइम है, करंट सिनारियो है, उसमें किस तरीके का रिवर्स या एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा, इन सारी चीजों पे ध्यान देना है। ठीक है ना। एंड एबिलिटी टू एक्सेप्ट चेंज, आपको बदलाव के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। वो बदलाव आपकी सोच में हो सकता है, आपकी प्लानिंग में हो सकता है, आपके स्टाफ में हो सकता है, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में हो सकता है, आपके प्रॉफिट में हो सकता है, आपके स्टेक होल्डर्स में हो सकता है, तो बहुत सारी चीज़ों को, तो आपको इन सारी चीज़ों के ऊपर बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। और एक आजकल के समय में बहुत ये सब बजी हो गया है, स्ट्रेस वगैरह, लेकिन ये तो हमेशा से ही रहता है। आप अगर कोई काम कर रहे हैं तो आपके ऊपर थोड़ा सा तो तनाव रहेगा, तो वो तनाव को कैसे दूर करें और फिर अभी अपने आपकी जो इंडस्ट्री है, जो इंटरप्राइज है, जो आपने बिजनेस शुरू किया, मॉडल बनाया है, उसमें बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, उस पूरे काम को मैनेज करने के दौरान जो इस तरीके की स्ट्रेस आती है उसको कैसे आप हैंडल कर पाते हैं, ये चीजें बहुत जरूरी रहती हैं। और आपके अंदर जैसा मैंने बताया था एक भूख होनी चाहिए, तो साथ ही साथ एक कुछ पाने की लालसा होनी चाहिए कि मेरा नाम होगा, मुझे अवार्ड मिलेगा, मैं अच्छे लोगों के साथ, मतलब बड़े टाइकून के साथ उठूं बैठूंगा, मेरी कंपनी मल्टी बिलियनियर कंपनी हो जाएगी, बिलियन ट्रिलियन डॉलर कमाएंगे, हमारा प्रोडक्ट अच्छा होगा। ये सब चीजों की एक चाहत आपके अंदर अगर नहीं होगी ना, तो फिर आप एंटरप्रेन्योरशिप बनने में अपने आप से एक रुकावट करेंगे। और सबसे बड़ी चीज होती है भाई, आपको मालूम है कि फाइनली वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन ह्यूमन लाइफ इज द मनी। और अगर पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। बहुत सारे लोग इस पे वाद विवाद कर सकते हैं, स्वस्थ बहस कर सकते हैं, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकलेगा। उस बहस करने के लिए भी हमारा जो पेट की भूख है वो शांत होगी और दिमाग हमारा चलेगा, हमारे दिमाग के अंदर जो केमिकल्स हैं वो सब हिलते डुलते रहेंगे, हम जिंदा रहेंगे, तभी हम उन सारी चीज़ों पे कर सकते हैं। तो प्रॉफिट के बारे में सोचना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आखिरकार हम जो ये अपना एंटरप्राइज खड़ा कर रहे हैं, जो बिजनेस खड़ा कर रहे हैं, वो कैसे रन करेगा, हम कैसे पैसे कमाएंगे, हम कैसे बाहर घूमेंगे, जाएंगे आएंगे, लोगों से मिलेंगे। तो वो जो प्रॉफिट कमाने का, प्रॉफिट बचाने का जो चार्म है, वो आपके अंदर जरूर होना चाहिए। और मैंने पहले भी बताया था आपको कि रिस्क बेयरिंग होना तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है। कि अगर आपके अंदर ये कैपेबिलिटी नहीं है, आप डरते हैं डिसीजन लेने से, आगे जाने से, पढ़ने से, सोचने से, यहाँ ये हो जाएगा, वहाँ वो हो जाएगा, अगर इस तरीके की चीजों में बहुत इफ बट लगाएंगे तो आप फिर एक इंटरप्राइज खड़ा नहीं कर पाएंगे। तो रिस्क इज द अनदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। और जैसा मैंने बताया था शुरू में कि इनोवेशन और क्रिएटिविटी वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस पूरे काम को करने के लिए। तो आप में से बहुत सारे लोग क्रिएटिव फील्ड के हैं, उनको सोचना समझना चाहिए कि कैसे हम इस फील्ड में आगे करें। और जहां आप हैं, इसका एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या होता है कि आप जहां हैं, जिस डोमेन में पढ़ाई कर रहे हैं, जिस सब डोमेन में काम कर रहे हैं, जो आपका एक फोकस एरिया है, जो आपका इंटरेस्ट एरिया है, पहले उसमें चीज़ों को एक्सप्लोर कीजिए कि अच्छा इसमें नया बिजनेस आएगा तो कैसे होगा। मे बी आप मेडिकल के फील्ड में हो, मे बी आप लॉ में हो, कॉमर्स में हो, मैनेजमेंट में हो, सोशल साइंस में हो, संस्कृत में हो, कोई भी हो, तो आप जो भी इस तरीके की फील्ड में हैं और वहां काम कर रहे हैं, तो सबसे पहले उस जगह के बारे में सोचना चाहिए। तो मुझे लगता है कि जो एक कहावत है, हम अच्छे तो जग अच्छा, तो वही है कि अगर आपको कुछ बिजनेस नया बड़ा करना है तो पहले आप अपने आस पास के इलाकों में छोटे लेवल पे शुरू कीजिए। फिर पूरी दुनिया खड़ी है पैसा लगाने के लिए, भारत सरकार दे रही है, बहुत सारे
स्टेक होल्डर्स हैं जो देखते हैं कि जो अच्छा बिजनेस में होता है उसमें अपने पैसे लगाते हैं, उस कंपनी को परचेज कर लेते हैं, तो आपका यही एक अच्छा काम है। और एक बहुत ज़बरदस्त लीडरशिप एबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए। वो लीडरशिप एबिलिटी ये होनी चाहिए कि आपकी जो टीम है, जो आपके पार्टनर्स हैं, जो आपके सहयोगी हैं, जो आपके साथ रहते हैं, फैमिली मेंबर्स हो गए, स्टाफ मेंबर्स हो गए, उन सबके साथ आपका कैसा एक रैपो है, रिलेशन है, आप कैसे काम करते हैं, लोग आपकी बातों को सुनने के बाद क्या फील करते हैं, वो आपके साथ कितना रहते हैं। तो वो जो एक कम्युनिकेशन स्ट्रांगनेस होती है ना, वो जरूर रहना चाहिए कि हर आदमी आपसे मिल सके, बात कर सके, समझ सके, आप उनको समझ सकें। तो थोड़ा सा ये जो फील गुड वाली चीज आती है ना, वो एक बहुत अच्छी लीडरशिप से आती है। और लीडरशिप जैसे एक और एक्सपर्ट कहते हैं कि जॉर्ज आर टेरी की लीडरशिप जो है वो एक एक्टिविटी है जो पीपुल्स को इन्फ्लुएंस करती है, एक दूसरे से जोड़ती है। तो हम लोग बहुत सारे लीडर्स के बारे में जानते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स जानते हैं, कॉर्पोरेट लीडर्स जानते हैं, एजुकेशनिस्ट लीडर्स जानते हैं, सेलिब्रिटीज जानते हैं। तो इस तरीके के बहुत सारे लोग हैं जो हम सबको दुनिया में वो इंस्पायर्ड करते रहते हैं। और लीडर बनने के लिए जो चीज होनी चाहिए कि आपके कुछ समर्थक होने चाहिए, आप अच्छे से जिम्मेदारी निभा सकते हैं, आपके अंदर थोड़ा सा एक एक तरीके का सहन शक्ति होनी चाहिए, आप अपने कुछ एग्जाम्पल से लोगों को प्रूव कर सकते हैं कि आप दूसरों से अलग क्यों हैं, और आप आपके ओवरऑल जो टीम है या जो लोग हैं उसमें किस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है, विचारों से हो रहा है, या आपके काम से हो रहा है, या आपके प्रोडक्ट से हो रहा है, इस तरीके से होना चाहिए। कॉमन ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए, जो चेंज होता है उसको हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, एक मोरल वैल्यूज होती हैं या मोरालिटी होती है, आप लोगों के अंदर विश्वास पैदा कर सकें, डिसिप्लिन मेंटेन कराना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और इन सारी चीज़ों में और बहुत सारी ऐसी चीज़ों में जिससे एक स्ट्रॉन्ग फैमिली रिलेशन टाइप की चीज़ आपकी बनती है अपने लोगों से, चाहे वो आपके जिस भी तरीके के स्टेक होल्डर्स हों, उनमें एक एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए। तो एक गुड एडमिनिस्ट्रेटिव वर्कर होने के लिए इस तरीके के काम को करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके बाद जो हमारा रिसोर्स है, उस रिसोर्स को हम कैसे मोबिलाइज करें, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा यूज करें, अच्छे से यूज करें। हमको पता होना चाहिए कि हमारे पास क्या मैन पावर है, किस तरीके का मटेरियल है, कौन सी मार्केट है, कहाँ जाएगा, किस तरीके के मेथड से हम लोगों को चेन सिस्टम से डिलीवरी देंगे, क्या क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, बहुत कुछ है उसके अंदर। तो उनको भी करने की जो आपके अंदर एबिलिटी है, तब फिर मालूम चलता है कि आप एक अच्छे एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं और उन सारी चीज़ों के ऊपर काम कर सकते हैं। अब मैं आ रहा हूँ इसके सेकंड पार्ट के ऊपर, जो सब यहाँ तक आप लोगों को होपफुली बातें समझ में आई, या कोई प्रश्न है तो हम लोग पूछें, करें। यस सर। या प्लीज आस्क। हेलो सर, मैं बोल रही थी ना कि जैसे अगर कोई बच्चा अगर एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में सोचता है तो उसके मन में ये दो ओपिनियन आता है, या तो या वो इनोवेटिव हो या तो वो एक ऐसी फील्ड में जाए जहां उसको मार्केट दिख रहा है। लाइक एक होता है ना कि फर्स्ट मूवर एडवांटेज होता है अगर आप इनोवेटिव हो तो, और तो एक होता है कि फास्ट मूवर एडवांटेज। तो सर मेरा लाइक एक आपका व्यू जानना चाहती हूँ कि इसमें आपका क्या लाइक व्यू है, एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज के बीच में और एक फास्ट मूवर एडवांटेज के बीच में, कि क्या प्रेफर करना इज बेटर, नहीं, काइंड ऑफ। फर्स्ट इज इम्पोर्टेंट, शुरुआत करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपके मन में सर कोई वो तो विचार है। आया, यस सर। आप आपके मन में कोई विचार आया और आप उसके बारे में देखिए, इस बात का ध्यान रखिएगा कि हम लोग ये सोचते हैं ना कि जैसे रातों रात दुनिया बदल जाएगी, तो ऐसा नहीं होता है। रातों रात कुछ नहीं बदलता है। वो रातों रात के जो सपने होते हैं वो 20 साल 25 साल बाद पता चलते हैं, अरे हमने तो ये सब कुछ इतना ऐसे कर लिया। या दुनिया में वो आदमी नहीं रहता, तब दुनिया कहती है, तारीफ कहते, देखो उसने क्या कर लिया क्या नहीं कर लिया। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, मैंने कुछ के नाम अभी लिए थे और आप सब भी जानते हैं। तो जो पहला कदम उठाने की जो प्रवृत्ति होती है ना, वो होना बहुत ज्यादा जरूरी होती है। जब आप एक कदम उठाएंगे, फिर दूसरा उठाएंगे, फिर तीसरा उठाएंगे, फिर चौथा उठाएंगे, जब इस तरीके के कदम उठाएंगे तो फिर आप चलने लगेंगे, तेज चलने लगेंगे, दौड़ने लगेंगे। एकाएक दौड़ेंगे तो एक नेचुरल प्रोसेस है, उसमें आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि एकाएक दौड़ने से पहले आपको पता ही नहीं होगा कि आपके जूते उसमें काम आएंगे कि नहीं, वो जहां दौड़ने जा रहे हैं वो मिट्टी है कि सीमेंट है कि किस तरीके का टर्फ है, उसमें कितने तरीके के हर्डल्स पड़ेंगे। तो इसलिए
पहला कदम जब उठाता है कोई भी तो बहुत सोच समझ के उठाता है। आप इसका एग्जाम्पल अपनी हमारी लाइफ से ले सकते हैं। हम सब जब बच्चे बच्चे थे बचपन में, हमने जब पहला कदम अपना चला होगा तो उसके पीछे की 6 7 8 महीने की कितनी एक्सरसाइज रहती है। हम माँ बाप के गोद में रहते हैं, फिर बिस्तर पे आते हैं, फिर नीचे जमीन पे थोड़ा सा रेंग रेंग के चलते हैं, फिर किसी चीज को पकड़ के चलते हैं, और फिर धीमे धीमे कॉन्फिडेंस आता है तो एक आध बार खड़े होते हैं, फिर 10 20 बार लुढ़कते हैं, गिरते हैं, और फिर खड़े होने सीखने लगते हैं। ये तो बचपन का एग्जाम्पल हो गया। ऐसे ही क्लासेस में होता है, फर्स्ट क्लास में पढ़ते हैं, फिर धीमे धीमे पास होके बहुत सारी चीजों में नंबर कम आते हैं, ज्यादा आते हैं, आपका इंटरेस्ट बदलता है, नया आता है, पुराना आता है। तो ये जो एक्सपीरियंस के बाद एक जो बड़ा स्टेप आता है तो वैसे होता। तो फर्स्ट स्टेप करने से पहले सोचिए समझिए और फिर चलिए। और जब एक बार प्लान कर लीजिए ना तो फिर चलिए, होने दीजिए, फ्लॉप होने दीजिए, हिट होने दीजिए, डजेंट मैटर, वो सेकेंडरी मैटर होता है। वर्क, काम करना ज्यादा जरूरी है। आपकी काम करना, मेहनत करना, सोचना समझना, और जो आप सोच समझ रहे हैं उस पर काम फोकस करना ज्यादा जरूरी हो सकता है। आप बहुत सारी चीजों को शुरू में कॉपी कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, आपको ये तो पता चला ना कि आखिरकार कॉपी कर रहे थे तो मेरा क्या नतीजा हुआ, आगे कॉपी नहीं करेंगे। हो सकता है कुछ आप ऐसे नए रास्ते बना रहे हो जहां पे आपको दूसरे लोग आके हेल्प करें और आपके उस रास्ते को और अच्छा बनाएं, और सपोर्ट करें कि नहीं भाई आप जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, मैं भी आपके साथ ये काम करूंगा। तो ये सब चीजें तो तब होंगी जब आप मार्केट में उतरेंगे, प्लेटफॉर्म पे उतरेंगे, लोग आपको देखेंगे, लोग आपको समझेंगे, आसपास के लोग जानेंगे आपके वेंचर्स के बारे में। तो फर्स्ट मूवर स्टेप इज द वेरी गुड अप्रोच फॉर एनी टाइप ऑफ एक्टिविटी, स्पेशली इन द इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इट इज द वन ऑफ द बेस्ट थिंग। या Yes, sir, got it. else? Thank you. Thank Yeah. you. Anyone else? कोई कुछ चैट बॉक्स में पूछ रहा है, पर मैं चाहूंगा कि बच्चे बात करके पूछें। हाँ। अच्छा, किसी ने बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है कि सर आप इस प्लेटफॉर्म के हेल्प से अपना कोई बिजनेस डेवलप किए हैं? देखिए, ईमानदारी से बताऊं तो मैं यहाँ आने से पहले जब हम लोग पढ़ते नहीं थे, या जब हम लोग पढ़ते थे और इस तरीके की प्योर गवर्नमेंट ऑफिशियल जॉब में नहीं थे, तो हम लोग छोटे मोटे बहुत सारे ऐसे बिजनेस करते थे। अब बहुत जगह पैसे कमाए, बहुत जगह पैसे गमाए, ये गवाए, एक सक्सेसफुल होता है। और मैं जिस फील्ड में हूँ वो एडवर्टाइजिंग फील्ड है, वहाँ एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री का काम होता है। तो हम लोग इस तरीके के बहुत सारे काम करते रहते हैं अपनी फर्म वगैरह चला के। राइट नाउ हम लोगों के पास बहुत सारी पाबंदी होती, क्योंकि हम लोग एक तरीके के गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। तो हम वो अपॉर्चुनिटीज नहीं अपने लिए नहीं पैदा करते, लेकिन हाँ अपनी फैमिली के लिए, अपने दोस्तों के लिए और अपने स्टूडेंट्स के लिए बहुत कुछ करते हैं। और वो सब अच्छे अच्छे बिजनेस करते हैं, बहुत अच्छी अच्छी जगहों पे जा रहे हैं, मोटिवेशन करते हैं। लेकिन मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं कि अभी 2 साल पहले काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने कोरोना के शुरुआती दौरान अपने यहाँ एक नई पॉलिसी इंप्लीमेंट कर ली है, जिसको मुझे लगता है विद इन 3 to 4 months हम इंप्लीमेंट कराएंगे सबके साथ। उस पॉलिसी में क्या है कि उसको बोलते हैं NISP, नेशनल इनोवेशन स्टार्टअप पॉलिसी फॉर टीचर एंड स्टूडेंट। भारत सरकार ने बहुत ही जादुई काम किया हुआ है कि अब जो जो भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में टीचर पढ़ रहा है वो, और जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं वो, दोनों अपना बिजनेस कर सकते हैं, 100% बिजनेस कर सकते हैं। उस इंस्टीट्यूशन को एक फ्रेमवर्क बनाना होता है और एक गाइडलाइन बनानी होती है कि इस पैरामीटर से आप करेंगे बिजनेस, और आपके बिजनेस का सर्टेन परसेंटेज आपके इंस्टीट्यूट का रहेगा, और सर्टेन में आप अपना काम करके करते रहिए। तो इस तरीके की फैसिलिटीज भी आ चुकी हैं, और बहुत सारे गवर्नमेंट के फोरम आ चुके हैं जहां आप सारे बच्चे जाके अपने मन की बातें कह सकते हैं और खूब पैसे ला सकते हैं, कर सकते हैं। अटल इंक्यूबेशन सेंटर खुला हुआ है, स्टार्टअप इंडिया तो की जो सीड ग्रांट है वन ऑफ दी अमेजिंग है। आप जाइए, अपना आइडिया दीजिए, पिच दीजिए, जरा सा भी उसके अंदर 1% क्रू लगेगा, तुरंत गवर्नमेंट 25 लाख रुपए आपको देने को तैयार बैठी हुई है। तो मतलब एंटरप्रेन्योरशिप बनने में कोई इस तरीके की बात बहुत बड़ी बात नहीं है। और आप अगर मुझसे पर्सनली एक्सपीरियंस से पूछेंगे तो मैं एक एंटरप्रेन्योर बन के, अपना काम करके, अपनी टीम बना के, सब कुछ बना करके मैं टीचर हो चुका हूँ। और मेरा अब काम है कि जो मैंने अपना एक्सपीरियंस किया है उस एक्सपीरियंस के साथ आप जैसे बच्चों को आगे बढ़ाऊं। तो ये है, सर, और मैं जब हेलो चाहूं तब अपना बिजनेस कर भी सकता हूँ। या प्लीज। सर, जैसे आपने कहा कि गवर्नमेंट हेल्प करती है लाइक फंडिंग्स एंड ऑल में, तो लाइक मेरे पास अगर सिर्फ एक आइडिया है जो शायद बहुत अच्छा आइडिया बन सकता है अगर फ्यूचर में अगर उस पर फंडिंग किया जाए तो, बट सिर्फ एक आइडिया है एंड थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है कि लाइक हमने कहीं कहीं ट्रायल्स किए हैं, वैसा एक्सपीरियंस है, तो क्या उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे गवर्नमेंट हमें अप्रूव कर सकती है अगर फंड्स वी नीड टू? देखिए,
ये सारी चीजें जो होती है ना, एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है ना। तो अगर आपके मन में कोई आइडिया है तो उस आइडिया को कहीं ना कहीं एनालिसिस किया जाएगा। तो आइडिया एनालिसिस करने के 3-4 पैरामीटर होते हैं। उसमें यही होता है कि आपका आइडिया क्या है, किसके लिए है। पहले बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं ना, क्यों है, कहाँ है, कैसे है, कब है, किसके लिए है, कब होगा, कैसे होगा। बहुत सारी जो चीजें होती हैं इनका आंसर दीजिए। इस पूरे प्रोसेस को पिचिंग बोला जाता है। और इस पूरे प्रोसेस के लिए मैं जिस प्लेटफॉर्म पे बैठा हुआ हूँ इसको डिजाइन इनोवेशन सेंटर बोलते हैं, सेंट्रलाइज लेवल पे बीएचयू के। और ये डिजाइन इनोवेशन सेंटर आपको ये मौका मुहैया कराता है कि आप अपना आइडिया लेकर के यहाँ आइए। हम आपके आइडिया के ऊपर आपके साथ टीम वर्क के तौर पे काम करेंगे और कराएंगे। आपका जो भी एक्सपर्टाइज डोमेन है उस डोमेन के एक्सपर्ट से मिलवाएंगे, बात कराएंगे। आप अपने आइडिया को एक स्टार्टअप मोड की तरफ ले जाइए। आप आएंगे, अपना आइडिया लाएंगे, आइडिया के बारे में कुछ लिखेंगे, कितना पैसा चाहिए, कैसे चाहिए, क्या करेंगे, ये सब कुछ पढ़ना लिखना जरूरी है। उसके बाद आप फिर 8-10 लोगों की या 2-4 लोगों की टीम को बताएंगे, उनको समझ में आएगा, वो कुछ आपसे क्रॉस क्वेश्चन करेंगे। हो सकता है कि आपका जो आइडिया आपकी दुनिया में बहुत बढ़िया लग रहा हो वो आते ही पहले क्वेश्चन में धराशायी हो जाए कि मालूम चला तो दुनिया में पहले से है। हम आप जिस एग्जैक्टली डोमेन सर। में हम आप जिस डोमेन में रहते हैं, जिस रिसोर्स से या जिस रेफरेंस के थ्रू रहते हैं, तो हमको लगता है कि वाह यही दुनिया है। लेकिन जैसे ही बाहर निकलते हैं और जहां 2-4 लोगों से मिलते हैं तो मालूम चलता ये भी दुनिया है। तो मतलब ये है कि लेकिन ये प्रयास जरूर करना चाहिए। आपके मन में जो आइडिया है वो निकाल दीजिए, पहली बात। दूसरी बात, आइडिया लोगों से शेयर किया कीजिए। और इस बात की गलतफहमी से बिल्कुल दूर हो जाइए कि कोई आपका आइडिया चुरा लेगा। वो सबसे खुशकिस्मत आदमी होगा जिसके आइडिया चुराने पर आप मतलब किसी और ने काम कर लिया। ये 100% संभव ही नहीं होता है। उसमें वो अपना आइडिया वाइडिया जरूर लगाता है, लेकिन आज के समय में इतना इस कम्युनिकेशन और डाटा और इन सारी चीजों के बीच में ये बहुत ईजी नहीं रह गया है कि आप 10-20 साल चीजों में दें, समय दें और उसके बाद कोई काम करें। तो इसलिए मत डरा कीजिए। आपके मन में जो आइडियाज है आप लोगों से बताइए, अपने आसपास की बताइए, क्योंकि फाइनली आपका जो आइडिया होगा, जब आप स्टार्टअप ग्रांट लेने जाएंगे तो 8-10 लोग उसको सुन सोच समझ चुके होंगे और उसके बाद आपको कहीं ग्रांट मिलेगा और गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में वो चीज आ चुकी है। फिर आप उसके आईपीआर पे जाएंगे, डिजाइन रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे, तो बहुत सारे लोगों को आपकी बातें पता होगी। लेकिन कोई किसी का आइडिया नॉर्मली नहीं चुराता है। यस इस सर। लेवल पे स्टूडेंट लेवल पे आप हमें हम आप मैं आश्वस्त करता हूँ आपको, हम आप कुछ ऐसा मैं डीमोरलाइज नहीं कर रहा हूँ। हम आप ऐसा कुछ भी माइलस्टोन काम नहीं करने जा रहे हैं, क्योंकि माइलस्टोन काम ना एक हम सबकी जिंदगी में गौर नेचर का एक लॉ काम करता है। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ नेचर। हर 10 में से एक चीज आपके पसंद की हो जाएगी, लेकिन आपको नहीं मालूम कि वो पहले नंबर की चीज है कि 10वें नंबर की चीज है। अगर 100 तक की संख्या में जाते हैं तो हो सकता है 91 से लेके 100 तक की चीज आपकी पसंद की हो, लेकिन आपको 90 नापसंद की चीजें भी करनी होंगी। तो ये एक मोटिवेशनल तरीका है कि आप अगर इस ओर बढ़ेंगे, काम करेंगे, तो ही कुछ आपको पता चलेगा। जब तक इस मैदान में या प्ले ग्राउंड में उतरेंगे नहीं, बैट बॉल या फुटबॉल से खेलेंगे नहीं, तब तक पता ही नहीं चलेगा आपको। तो जो मन में बातें होती हैं वो आइए, यहाँ लाइए। ये विश्वविद्यालय आपके लिए नॉर्मली खुला रहता है, 10 से 5 मैं अवेलेबल हूँ, टीम अवेलेबल है। अब फिर मैं यहाँ से हम लोग आपको गाइड करते हैं कि विश्वविद्यालय के अंदर और कौन कौन सी ऐसी जगह है। अगर आपका किसी और तरीके का आइडिया है, वैसे सारे तरीके के आइडिया पहले यहाँ आते हैं, इसके बाद ही कहीं जा सकते हैं। तो 2-2.5 साल से कोरोना के कारण चीजें थोड़ी सी बंद जैसी हैं, लेकिन आइडिया सबमिशन की चीजें ऑलवेज ओपन है। आप सब का यहाँ स्वागत है और हम लोग इस तरीके के सेशन के थ्रू मिलते रहेंगे। और मुझे लगता है कि मैं और मेरी टीम, या जो ये एक कम्युनिकेशन का सबसे सशक्त माध्यम आज के समय में हो गया, जिसको हम लोग व्हाट्सअप बोलते हैं, जो अल्फाबेट्स में बहुत नीचे आता है और काम बहुत ऊपर के कर रहा है, उसके थ्रू कम्युनिकेट होइए। उसके थ्रू आप कुछ भी पूछिए, हम लोग सब लोग आपको जवाब देंगे। ठीक है बेटा? यस सर। ओके, थैंक यू सर। ओके ओके। अब हम बढ़ते हैं आगे, बात की इंटरप्रेन्योरशिप स्किल। आखिरकार इंटरप्रेन्योरशिप स्किल होती क्या है ना? एक्सक्यूज मी और सर। क्या? यस प्लीज। सर ये जो कॉपी, आइडिया ऑफ कॉपीइंग, मतलब किसी आइडिया का, ऑफ मतलब कोई भी आइडिया अगर आप किसी तरह का, अगर एंटरप्रेन्योरशिप में अगर एंट्री ले रहे हैं, स्टार्टअप ले रहे हैं, तो आपके पास जो आइडिया आ रहा है, हेलो, हाँ सुन रहा हूँ, बोलिए। तो वो आइडिया आप मतलब उसको कैसे आप जनरेट करेंगे अपने माइंड में? आपने बचपन से जो भी चीजें देखी होंगी, कहीं ना कहीं वही इमेज आपके दिमाग में बना होगा, उसी के अनुरूप ही आप किसी चीज को
इनोवेट कर पाएंगे या मतलब उसको उस पे काम कर पाएंगे। देखिए, हेलो। मैं आपको एक दो एग्जांपल देता हूँ, हो सकता है आप लोग बहुत आराम से देख रहे हैं, हम सब यूज कर रहे हैं। आप बताइए, आज के समय में इंडिया में सबसे बड़ा होटल का इंडस्ट्री कौन सा है? ओयो। IRCTC। ओयो। ओयो तो एक तरीके से सबको एक साथ करके उनको मैनेज करता है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन आज के समय में होटल सबसे ज्यादा किसके पास है? ओयो हाँ, सर, कह सकते हैं। ओन बाई है ओयो ना? सर, तो इंटरनेशनली। ये आइडिया आईआरसीटीसी को क्यों नहीं आया? ये आइडिया टाटा ग्रुप ऑफ होटल्स को क्यों नहीं आया? ये आइडिया मैरियट को क्यों नहीं आया? क्योंकि उनके जो लेवल्स थे वो अलग थे। लेकिन एक कॉमन आदमी को जोड़ने के लिए और एक इस तरीके की फैसिलिटी आपको घर पे देने के लिए, तो आइडिया जनरेशन ऐसे ही होता है। हमने आसपास के रेफरेंस से देखा, या जिस बंदे ने इसको शुरू किया उसको समस्या लगी होगी। हम होटल जाते हैं, वहां जाके देखते हैं, मालूम चलता होटल मिला नहीं, सामान लेके फैमिली के साथ लेके फिर हम दूसरे होटल में जा रहे हैं, होटल होटल के चक्कर मार रहे हैं, पता ही नहीं चलता है। और जब बहुत मुसीबत में सबसे लास्ट में थक हार के होटल लेते हैं, वो हमारे मन का नहीं होता है, खाना नहीं ठीक से मिलता, कमरा नहीं ठीक होता। ये सारी समस्याओं को उसने अपने आसपास से ही देखा। जैसे हम सब आज के समय में बहुत सारी समस्याएं समाज में देखते हैं। आप देख लीजिए कि हम सब कितना भी कुछ कहें, जो कूड़ा उठाने वाले बच्चे होते हैं, इनकी कितनी सारी समस्याएं हैं। जो लोग पॉवर्टी लेवल से नीचे रह रहे हैं, उनकी कितनी समस्याएं हैं। जो लोग हमारे शहर को साफ सुथरा करते हैं, जिनको हम लोग नगर निगम के कर्मचारी बोलते हैं, और उनकी रिहायशी इलाकों को देखिए। हम आप जिस सोसाइटी में रहते हैं, अपने आसपास देखिए, कुछ मत कीजिए, अपने दरवाजे से बाहर झांकिए। आपके सामने वाले घर से जो सज्जन निकलते हैं, बढ़िया सी पॉलिथीन में कूड़ा उठाते हैं और भुवनेश्वर कुमार की बॉल बना के आपके घर के सामने फेंक देते हैं। तो इन सारी समस्याओं का समाधान कैसे होगा? बनारस की गलियां इस खूबसूरत काम के लिए मशहूर हैं कि अगर आप सुबह 8-9 बजे निकले, तो आपको बाबा भोलेनाथ के प्रसाद की तरफ से ऊपर से किसी भी घर का प्रसाद पॉलिथीन भर के नीचे सर पे आपके कपड़ों पे पड़ेगा। तो कितनी सारी समस्या है। तो हम हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि हम लोग साफ सफाई रखें। जब वो आते हैं तब हम साफ सफाई करते हैं, उनके जाते ही फिर गंदगी शुरू हो जाती। तो इस तरीके की जो लोकल हमारे आसपास की प्रॉब्लम है, पहले तो हमेशा प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई अपने आप से रिलेट करके कीजिए। आपको सड़क में चलने में दिक्कत होती है तो क्या होना चाहिए? आप पार्क में टहलने जाते हैं तो क्या दिक्कत होनी चाहिए? आप सोसाइटी में रहते हैं, वहाँ के बच्चों के साथ किस तरीके की प्रॉब्लम है? आजकल खेलने कूदने की जगह खत्म हो चुकी है, कंप्यूटर ने सब कुछ ले लिया है। तो जो भी आपके मन में, आपने बताया ना कि रेफरेंसेस और इस तरीके की चीजों से, तो जो इस तरीके की प्रॉब्लम आपके आसपास आती है, उनका सोल्यूशन निकालिए पहले। तो एक तो बड़ा सिंपल सा सोल्यूशन होता है कि भाई जो भी हमारे पास आया, किसी ने हमसे 2+2 बोला, हमने 4 बोल दिया, 4x2 बोला, हमने 8 बोल दिया। तो ये तो बड़ा लॉजिकल सा और एक नॉर्मल सा है कि भाई हमारे पास कोई बात है, हमने उसको तुरंत समाप्त कर दी। लेकिन जब हम मास लेवल पे जाते हैं, अपने कॉलोनी, मोहल्ले, शहर या जो एरिया है उस पे जाते हैं, और जब उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने का प्रयास करते हैं, शॉर्ट आउट करने का प्रयास करते हैं, तब वो हमारा आइडिया जो होता है वो फ्रूटफुल होता है, और फिर वो हमारा नया आइडिया निकल के आता है बाहर की तरफ। और हम फिर उसको एक फोरम पे ले जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, डिफरेंट स्टेक होल्डर्स होते हैं। बेटा ये दरवाजा बंद कर दो, आवाज बहुत आ रही है बाहर वाला। तो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स होते हैं, तो आइडिया हमारे मन में तो आसपास से ही आता है। और इस आइडियाज को लाने के लिए, आने के लिए, बेटा अंदर की तरफ 2 मिनट रुकिएगा आप लोग, प्रणाम। अंदर की तरफ बैठा दीजिए या मेरे चैम्बर में, मैं आधे घंटे में यहाँ से फ्री हो जाऊंगा, है ना? ठीक है। तो और इस तरीके से हम लोग, एक आइडिया को जन्म देते हैं और उस आइडिया का सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। तो मेरे विचार से ये होता है कि हम लोग जब अपने आसपास के समस्याओं को देखते हैं, उन समस्याओं के समाधान की ओर धीमे धीमे बढ़ेंगे, तो सबसे जरूरी जो चीज होगी वो ये होगी कि हमारे अंदर आदत बनेगी। और ये आदत का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप देखिए ना, खराब आदत कितनी जल्दी आती है। बच्चा शुरू से ही मोबाइल फोन लेना शुरू कर देता है, पैदा होने के साल 6 में, और उसके हाथ में सबसे पहला जो चीज आती है वो आती है मोबाइल फोन, या इस तरीके की चीजें जो भविष्य में हानिकारक उसके लिए होती है, एक आदत डाल देती है। और अगर आपके अंदर ये अच्छी आदत है कि आप हर एक की समस्या, हर एक की आइडिया, हर एक की बातों पे काम कर रहे हैं, तो आप फिर आइडिया के ऊपर बहुत सारे सोल्यूशन करते रहेंगे। और जहां तक स्टूडेंट लेवल की बात है या यंग माइंड की बात है, तो उनके मन में बहुत सारे विचार रहते हैं। लेकिन ये जो मैं फैक्टर्स आपको बता रहा हूँ, गिना रहा हूँ, जो भी आगे भी बताऊंगा, करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, रिस्क लेने का फैक्टर क्या है,
स्किल से रिलेटेड चीजें क्या है, यहाँ पर ये सब लोग मात खा जाते हैं। क्योंकि बात करना, कहना, समझना, समझाना एक अलग बात है, और दिन में घर से बाहर निकल के धूप में जाना, एसी चैम्बर को छोड़ना, अपनी क्लास को छोड़ना, अपने पढ़ाई के समय को कम करना, अपनी लाइफ को स्ट्रगल करना और फिर आगे बढ़ाना, फिर एक मेहनत करना, उन सारी चीज़ों से जो आदमी बचना चाहता है वो एंटरप्रेन्योरशिप या स्किल का काम नहीं कर सकता है। और उसके लिए जिस तरीके की डेडिकेशन होनी चाहिए वो रहेगी, तो आप बहुत सारे आइडियाज पे काम कर सकते हैं। होपफुली मैंने आपकी बात का आंसर दे दिया होगा। जी सर। थैंक यू, थैंक यू। थोड़ा सा आगे बढ़ लूँ? मुझे लगता है कि लगभग हमारा समय 10-15 यस मिनट और है। सर। अब यस हम सर। जानना चाहते हैं कि आखिरकार एक एंटरप्रेन्योर के अंदर किस किस तरीके की स्किल होनी चाहिए। तो जो बातें हम लोगों ने की थी, लीडरशिप स्किल है, बिजनेस मैनेजमेंट स्किल है, टाइम मैनेजमेंट स्किल है, क्रिएटिव थिंकिंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है, तो किस किस तरीके की स्किल होती हैं इसके बारे में मैं आपको एक क्विक रिव्यू दे रहा हूँ। और इन सारे स्किल को डेवलप करने के बाद मतलब आपके अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, कुछ फैक्टर्स होने चाहिए और कुछ स्किल डेवलपमेंट होनी चाहिए। तो क्या होता है कि आप बहुत सारी चीज़ों को कर पाते हैं। तो बिजनेस मैनेजमेंट की एक स्किल होती है, आपके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए, वो करामात होनी चाहिए कि आप कैसे कर पाएंगे। कम्युनिकेशन एंड एक्टिव लिसनिंग स्किल होनी चाहिए, लोगों से बात करना, लोगों को सुनना समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। रिस्क टेकिंग स्किल होनी चाहिए। आप जब तक इस तरीके के खतरे नहीं लेंगे, खतरे इन द सेंस सोच समझ के खतरे नहीं लेंगे, तब तक काम नहीं होगा। नेटवर्किंग, लोगों से मिलना जुलना, बातें करना, टीम बनाना, इस तरीके की स्किल नहीं होगी। एक क्रिटिकल थिंकिंग, अपने बारे में या अपने प्रोडक्ट के बारे में एक क्रिटिकल अप्रोच रखना चाहिए, कहाँ गलतियां हो रही हैं, कहाँ सुधार की संभावना है। इन सारी चीज़ों के अगर आपके अंदर ये स्किल होगी तो आप इस लाइन में बढ़ सकते हैं। कोई भी समस्या आपके पास आती है, कूल माइंड होके उसको सॉल्व कीजिए, सोचिए समझिए, दुनिया में हर चीज का समाधान है। और क्रिएटिव थिंकिंग स्किल होनी चाहिए, नए तौर तरीके से कैसे आप कर सकते हैं। आपका कोई प्रोडक्ट है, वो कस्टमर बेस्ड प्रोडक्ट है, तो कस्टमर की सर्विस कैसे आप दे सकते हैं अच्छी। फाइनेंस मैनेजमेंट करने के लिए कैसे आप कर सकते हैं, उसकी स्किल्स होनी चाहिए। लीडरशिप बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। टाइम मैनेजमेंट, अपने ऑर्गेनाइजेशन को कैसे करेंगे। टेक्निकल स्किल्स होनी चाहिए, बहुत सारे टेक्निकल, मैकेनिकल और टेक्नोलॉजिकल काम होते हैं इन सारी चीज़ों में। तो बिजनेस मैनेजमेंट स्किल जो होता है वो ये कहता है कि आपका जो व्यापार है वो बढ़ रहा है, वो कैसे और ऊपर बढ़ेगा, उस पर क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसे हम काम करेंगे। तो इस तरीके से जो उसके डिफरेंट ऑपरेशन है, चेन सिस्टम है, उस पूरे बिजनेस मॉडल को, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को, मल्टीटास्किंग एक्टिविटीज को, इन सब चीज़ों को समझना जरूरी है। फिर आप उस बिजनेस मैनेजमेंट स्किल की ओर बढ़ते हैं। फिर कम्युनिकेशन एंड एक्टिव लिसनिंग है, मतलब आप लोगों से बात करते हैं, लोगों को अपनी बात पहुंचाते हैं, लोगों को अपनी बात समझाते हैं, और साथ ही साथ आप कैसे दूसरों की बातों को सुनते हैं, समझते हैं, जानते हैं। तो आप बहुत सारे अभी के लीडर या पुराने लीडरों के बारे में, हर फील्ड के लीडर्स के बारे में सुनेंगे कि दे आर ग्रेट लिसनर्स। तो वो लोगों को सुनते हैं, समझते हैं और फिर अपनी बात कहते हैं। एक इस तरीके की क्वालिटी भी आपके अंदर होनी चाहिए। और रिस्क टेकिंग तो होना ही चाहिए, एक तरफ खाई तो दूसरी तरफ भी खाई होनी चाहिए, कुआं नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप एक तरफ खाई में गिरेंगे और दूसरी तरफ खाई में गिरेंगे तो बहुत कुछ अपॉर्चुनिटीज रहेगी। और नहीं तो कुएं में गिरने के बाद हालात क्या होते हैं, कुएं के मेढक वाले हो जाते हैं कि जो दुनिया उतनी ही बड़ी में समझता है, और खाई बहुत बड़ा होता है, उसके बाद आप बहुत सारे पैरामीटर बना लेते हैं। तो रिस्क लेने का जो एबिलिटी है वो होना चाहिए। आप नेटवर्किंग, आजकल हम सब बहुत ज़्यादा नेटवर्किंग वाले हो गए। आप देखिए हर समय आपके पास 10 20 25 50 ऐसे लोग हैं, चाहे वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू हो, चाहे पर्सनल रिलेशन के थ्रू हो, चाहे डिफरेंट कम्युनिकेशन मीडियम के थ्रू हो। एक दूसरे के बारे में जानते हैं, पहचानते हैं, उसमें से कौन आपके काम का है। अभी यहाँ पर बहुत सारे लोग इस ग्रुप में बैठे हैं, 30 40 लोग। उसमें से आप कैसे नेटवर्किंग बनाते हैं, कैसे कॉन्फिडेंस लाते हैं, कैसे 2 4 लोग एक साथ जुड़ के नया बिजनेस प्लान करते हैं। मैं आप सबको एक ओपन चैलेंज भी दे रहा हूँ, चैलेंज इन द सेंस कि एक कंपटीशन के लिए बोल रहा हूँ कि आप सब ट्राई कीजिए, अपने आइडियाज लाइए, ज्वाइंटली कोई काम कीजिए। और बहुत सारे रेफरेंस मटेरियल्स हैं इस समय दुनिया में देखने के लिए, लेकिन मत देखिए। आपके मन में जो आता है उसको लेके आइए, हम लोग बातें करेंगे और उस पर काम करेंगे। और ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसको बोलते हैं ना हम लोग, स्वयं को आईना दिखाना। तो हम सब चेहरा तो सुबह देखते ही हैं अपने लिए, लेकिन अंदर वाला चेहरा दिखाना जरूरी। क्रिटिकल थिंकिंग, हमारा जो प्रोडक्ट है, हमारा जो काम है, हमारा जो काम करने का तरीका है, हमारा जो बोलने का तरीका है, जो नेटवर्किंग का तरीका, जितने भी अब तक के पहले मैंने चीज़ें बताई, इन पे खुद आलोचनात्मक होना चाहिए।
और 2-4 लोग आपके पास ऐसे होने चाहिए जो आपको इस तरीके की चीज़ों की ओर इंगित बीच-बीच में करते रहें। तो आप एक अच्छे एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं। वरना पैसे आने के बाद बहुत सारी चीज़ें भी आपके पास दूसरे तरीके की स्किल आ जाती है जो नहीं आनी चाहिए और वो फिर बेकार कर देती है। और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए जिसमें कि बहुत डिफरेंट टाइप की समस्या आएँगी। आपको पूरा एक ऑर्गेनाइज़ेशन आपका खड़ा है वहाँ, मैकेनिकल प्रॉब्लम्स आएँगी, मशीनों को लेके प्रॉब्लम्स आएँगी, पैसे को लेके प्रॉब्लम आएगी, मैन पावर को लेके प्रॉब्लम आएगी, स्किल एनहांसमेंट को लेके प्रॉब्लम आएगी। बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, वेंचर्स होते हैं, साइड में नए-नए बिज़नेस होते हैं, प्रोजेक्ट्स होते हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज़ेशन के साथ आपका कम्युनिकेशन होता है, बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन आती हैं। इन सारी चीज़ों को भी कैसे आप सह सकते हैं, कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, ये कर सकते हैं। और इन सब चीज़ों को कैसे क्रिएटिव तरीके से कर सकते हैं, किस नई अप्रोच से कर सकते हैं, ये आपको बहुत आगे बढ़ाएगा। और महात्मा गांधी जी ने कहा है कि भाई ग्राहक भगवान होता है, तो वाकई सही बात है कि जब जिसके लिए हम हमारा बिजनेस चलेगा कैसे, हम किसी को सर्विस दे रहे होंगे, किसी को प्रोडक्ट बेच रहे होंगे, किसी तक इंफॉर्मेशन पहुंचा रहे होंगे, जो भी हमारे डोमेन्स हैं इस बिजनेस मोड के, उसमें कस्टमर इज द किंग। तो जब कस्टमर को हम सेटिस्फाई कर पाएंगे और उनसे बातें कर पाएंगे, उनके फीडबैक को समझ पाएंगे, तो ही हमारा प्रोडक्ट अच्छा होगा। और पैसे को तो मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, फाइनेंशियल स्किल होनी चाहिए, पैसे आएंगे कहाँ से, जाएंगे कहाँ से, लाएंगे कहाँ से, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको एक जानना, सोचना, समझना पड़ेगा। और जैसा मैंने शुरू में बताया था कि एक स्किल, लीडरशिप स्किल भी आपके अंदर होनी चाहिए। टाइम मैनेजमेंट और अपने ऑर्गेनाइजेशन को मेंटेन करना, डिसिप्लिन में रखना, ये स्किल भी आपके अंदर होनी चाहिए। और आपके पास खुद भी एक बहुत सारी टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए। नया टेक्नोलॉजी आ चुकी है, आप जहाँ जिस इंफ्रास्ट्रक्चर को आपने डेवलप किया है, एक इंडस्ट्री बनाई है, वहाँ क्या होता है क्या नहीं होता है, इन सब चीज़ों के बारे में आप लोगों को बातें करनी चाहिए। तो आज मैं आप लोगों से यहाँ तक की बातें ही करना चाह रहा था कि हम लोग जो एंटरप्रेन्योर बनने का प्रयास करते हैं और एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं, और एंटरप्रेन्योर बनने के लिए हम सब लोग प्रयास करा रहे हैं आपसे कि आप इस पूरे फोरम पे आइए और बातें कीजिए। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी सब कुछ चाह रही है, तो उसके लिए मैंने आज आप लोगों को कुछ प्रेरित किया है। और मैं चाहूँगा कि आप सब में से कोई भी 2, 4, 6, पूरे 33 से उम्मीद नहीं है, 3 बच्चे भी अगर निकल के आते हैं, अपनी बात कहते हैं, इस ऑफिस तक आते हैं, यहाँ बैठते हैं, बातें करते हैं, फिर आगे कहीं जाते हैं, किसी डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे जाते हैं और कुछ सक्सीड हो जाते हैं, तो बहुत बहुत अच्छी बात है। बाकी बाकी पूरे के पूरे जो भी इस ग्रुप में लोग हैं, सभी का स्वागत है। जब जहाँ जैसे आना चाहें, आपका स्वागत है। मैं अपनी बात यहीं खत्म करता हूँ। अगर आपके पास कोई और प्रश्न हो तो आप सबका स्वागत है। मनोज भैया, सबको अंदर पानी नहीं पिला। सर मेरा एक क्वेश्चन है। या प्लीज। सर अगर आपके पास आइडिया है, मेरे पास जैसे, अगर वही सेम आइडिया मार्केट में पहले से वर्क कर रहा है, तो ये मैं कैसे कह सकता हूँ कि मेरा आइडिया यूनिक है? इसके हजारों एग्जाम्पल है। आप अपने आसपास, आप किस शहर में रहते हैं? सो वाराणसी में ही। वाराणसी में। कितने आज के समय में रिटेल स्टोर गारमेंट्स के खुल चुके हैं। कंबल बहुत घर ज्यादा भी सर। अपने कपड़े बेचता है, यस सर। रिलायंस भी अपने कपड़े बेचता है, वी मार्ट भी अपने कपड़े बेच रहा, विशाल मेगा मार्ट भी बेच रहा, ट्रेंड्स भी बेच रहा है, वी मार्ट भी बेच रहा है, एम बाजार भी बेच रहा है। सब काम कर रहे हैं। सिटी मार्ट भी बेच रहा है, सिटी कार्ट भी बेच रहा है। और जो पुराने रिटेलर्स थे, गोविंद वस्त्रालय होगा, पूरा गदुलिया घूम आइए, पूरा गिरजाघर निकल जाइए, नई सड़क निकल जाइए, हर 4-4 फुट की दुकानें देख लीजिए, ठेले पर देख लीजिए, संडे को मार्केट चले जाइए, पुलिस लाइन के पास चले जाइए संडे की तरफ, नई सड़क चले जाइए संडे की तरफ, सब आदमी काम कर रहे हैं। सबका तो अपना अपना अलग अलग बिजनेस है और सबके काम हो रहे हैं। तो आप किस काम को कैसे कर, अब देखिए यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करना और एज ए एजुकेशनिस्ट होना और एज ए लर्निंग पर्सन होना में ये मजेदार चीज है। आपको एनालिसिस करना पड़ेगा कि एक कंबल घर जैसा एक्सक्लूसिव मल्टी ब्रांड शोरूम है, एक ड्रीमलैंड जैसा शोरूम है, एक जगह ट्रेंड्स है जो बहुत बड़ा टाइकून है, पूरे देश के सबसे अमीर आदमी का बिजनेस एंटरप्रेन्योर, एक पेंटालून है जो टॉप 10 इंटर बिजनेस टाइकून है इंडिया के, उनका वेंचर है, एक वेस्ट साइड है जो टाटा ग्रुप का है। देखिए सब तो काम कर रहे हैं और सब कपड़े बेच रहे हैं, सबके प्रोडक्ट रेंज एक ही जैसे हैं, कपड़े अलग होंगे, क्वालिटी अलग होगी, कुछ न कुछ जो उसका पूरा ओवरऑल कॉन्सेप्ट है सेल करने का वो अलग होगा।
तो बड़े आराम से एक बिजनेस को 10 आदमी करता है, यही तो इसका, तभी तो कंपटीशन पैदा होता है, तभी तो मजा आता है काम करने में। आप फूड चेन को देख लीजिए, कितने सारे फूड चेन है यहाँ पे खाने के लिए, और ठेले वाले पर भी खाना बिकता है, और आज के समय में बनारस में 3-4 जगह ऐसी हैं जो पूरी फूड फूड स्ट्रीट बनती जा रही हैं, और 2500 ठेले खड़े रहते हैं, सब चलते हैं। गोलगप्पे सभी की बहुत दुकानों पे बनाए जाते हैं, खाए जाते हैं। बर्गर बहुत, देखो बर्गर के लिए यहाँ पे बर्गर किंग और मैकडोनल्ड जैसी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां हैं, उसके बाद भी बर्गर लोग खाने के लिए टेस्ट किंग जाते हैं, जो कि यहाँ से न देश है। तो क्या क्वालिटी है, क्या खासियत है। इसी तरीके से आप अपने बिजनेस में क्या नया ऐसा ला पा रहे हैं, आप अपने बिजनेस में क्या ऐसा कर पा रहे हैं। 20 रुपए का मैकडोनल्ड बर्गर देता है, टेस्टिंग 60 रुपए का बर्गर देता है, लेकिन उसके यहाँ भी लाइन लगी रहती है, लोग सड़क के किनारे खाते हैं। तो हम किस शहर में रहते हैं, किस परिवेश में रहते हैं, किस कल्चर में रहते हैं, उस लोकल एस्पेक्ट को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और कीजिए खूब बिजनेस की, 80 पे चले जाइए, कितने सारे तरीके की चाय कॉफी पता नहीं क्या क्या दुकानें खुल गई है, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन, और सब अच्छी हैं, सब अपना बिजनेस कर रही हैं, सब एंटरप्रेन्योर बनने की ओर है। कुछ इसमें सक्सीड होंगे, कुछ स्मॉल बिजनेस बन के रह जाएंगे। जो मल्टी स्टोर बना लेगा, मल्टी सिटी स्टोर बना लेगा, रिटेल चेन बना लेगा, वो आगे एक्सपेंड करेगा। जो नहीं बनाएगा वो अपनी जगह में खुश है। तो ये बात है कि आपको किस लेवल तक की खुशी चाहिए, इसके ऊपर जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हर बिजनेस में कंपटीशन मिलेगा, आप दुनिया में कोई एक ऐसा काम नहीं कर सकते जिसमें कंपटीशन ना हो। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी एप्पल है, वो एक कंप्यूटर बनाती है, लेकिन दुनिया की बाकी भी 9-10 कंपनियां जो कंप्यूटर बनाती हैं और जबरदस्त बेचती हैं। और ये अलग बात है कि 3 HP लेने जाए, 2 HP लेने जाएंगे तो आपको एक एप्पल मिलेगा, ये दूसरी बात है। आप गाड़ियों में देख लीजिए, एक मर्सिडीज लेने जाएंगे उसमें मालूम चलेगा 6-7 मारुति आ सकती है। लेकिन क्या हुआ, मारुति भी बिक रही है, मर्सिडीज भी बिक रही है, उसके बनाने का तरीका। आप मारुति को देखिए, उसने कितना बड़ा इनोवेशन का काम किया। उसने अपने सेगमेंट को खुद ही बदल दिया। उसने एक सेगमेंट कर दिया मिडिल क्लास या रेगुलर बेसिस पे, और एक थोड़ा सा इलाइट क्लास कर दिया। उसने इलीट क्लास में क्या क्या की, नेक्सा करके एक शोरूम खोल दिया जहां उसकी हाइब्रिड कारें आने लगी, और वो मोस्ट सक्सेसफुल शोरूम हो गया। एक ही कंपनी के एक शहर में 2 शोरूम, वो दूसरे तरीके का प्रोडक्ट बेचता है, और दोनों में गाड़ियों की जबरदस्त बम्पर डिमांड, 6-6 महीने की वेटिंग है, और इतनी सारी वो उसकी क्वालिटी है। तो कितना बड़ा इनोवेशन रहा, उसने अपने के अंदर ही अपना इनोवेशन और अपने ही कंपटीशन तैयार कर दिया। तो आपके पास इतना प्रोडक्ट रेंज है और आप उसी में कंपटीशन तैयार कर देते हैं, तो कितनी बड़ी बात है। ये इनोवेशन है। तो ऐसे सोचेंगे तो सब कुछ आपको अपने आसपास देखने के लिए। लेकिन ये है, इसके लिए आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा, शहर में घूमना पड़ेगा, मार्केट में घूमना पड़ेगा, अच्छी अच्छी मूवीज देखनी पड़ेंगी, गाने सुनना पड़ेगा। आपको अपने आप को जो खुश रखने के काम होते हैं, जिसके थ्रू आप बहुत कुछ लाइफ में लेसन सीखते हैं, उसके थ्रू एंजॉय करेंगे तो जरूर कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे। एनीथिंग एल्स? नो सर, थैंक यू सर। तो मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं मनीष अरोड़ा, फैकल्टी मेंबर और कन्वेनर, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इनोवेशन सेल, इंस्टीट्यूशन इनोवेशन काउंसिल, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की तरफ से। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद आज इस लेक्चर को सुनने के लिए। नेक्स्ट लेक्चर के बारे में 1 से 2 दिन के अंदर फिर आप सभी को बताया जाएगा। और आप सभी का कभी भी स्वागत है इस सेंटर में, डिजाइन इनोवेशन सेंटर, डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड आर्ट, फैकल्टी ऑफ विजुअल आर्ट, भारत कला भवन के बैक साइड BHU में कैंपस में है। आप सब आइए, आप सबके आइडियाज का स्वागत है। आइए, कॉफी पीजिए, फिर हम लोग बातें करेंगे कुछ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को जुड़ने के लिए। थैंक यू सर। Thank you, sir.